Hello aspirants, this is Yash and welcome back to Assistive Point. So what we have to do in today's session, we have to learn something different from the previous session. Why? Because in the last session we completed infinitives, I hope you remember, and we concluded with bare infinitives. And today what we have to do, we have to continue the verbs only, and today is the turn of gerunds. जेरेंट्स के बारे में आज हम पढ़ेंगे बिकॉज हमारा लास्ट टाइम इन्फिनिटिव्स कंप्लीट हो गया था एंड सो दैट वी आर एबल टू कंटिन्यू वर्ब्स. तो स्टार्ट करते हैं गाइस जेरेंट्स के बारे में. तो जेरेंट्स क्या होता है? सिंपल है, वैसे कुछ नहीं है जेरेंट्स के बारे में इतना. जेरेंट्स वही होता है जैसे इन्फिनिटिव होता है. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी चूज द पेन. यस. तो जेरेंट क्या होता है? जेरेंट आपको दिख रहा है ना, ये यहाँ पे सीइंग, बिलीविंग, मेकिंग ऑफ, ये जितने भी आईएनजी फॉर्म होते हैं ना वर्ब का, वो जेरेंट होता है. एंड दे एक्ट एज अ नाउन बट नॉट अ वर्ब. ठीक है, ये वर्ब की तरह एक्ट नहीं करते हैं, ये दिखने में वर्ब लगते हैं लेकिन दे वर्क एज अ नाउन, नाउन की तरह काम करते हैं, या वर्बल नाउन भी बोला जाता है वाइल स्पीकिंग, है ना. तो हम जेरेंट का यूज़ करते हैं. ये इन्फिनिटिव जैसा ही काम करता है. दोनों में डिफरेंस क्या है? जो इन्फिनिटिव होता है वो टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होता है, लेकिन जो जेरेंट होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी होता है. जैसे मैंने आपको बताया था, जो इन्फिनिटिव होता है वो नाउन का काम करता है और ऐसे जेरेंट भी नाउन का काम करता है. दोनों के स्ट्रक्चर में थोड़ा सा डिफरेंस है. वो क्या है? दोनों सेम तरह से एक्ट करेंगे, दोनों नाउन की तरह काम करेंगे, लेकिन ये टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होता है और ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी होता है. दोनों में ये डिफरेंस है और बाकी एवरीथिंग इज सेम. ठीक है, दोनों में कुछ कॉमननेस है, कुछ डिफरेंस है, वो हम आगे देखेंगे. ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं. स्टार्ट तो हमने कर ही दिया है, इंट्रोडक्शन था वो, है ना. चलो, तो जेरेंट की डेफिनेशन लेट मी रीड आउट फर्स्ट, है ना, सो दैट आपको डेफिनेशन के अकॉर्डिंग आई विल बी टेलिंग यू दी एग्जांपल्स. जेरेंट इज अ फॉर्म ऑफ द वर्ब विद आईएनजी. मैंने आपको बताया ना, एक जेरेंट क्या होता है? एक वर्ब का ही फॉर्म होता है. ठीक है, लेकिन वो वर्ब की तरह काम नहीं करता है, नाउन की तरह काम करता है. वर्ब की तरह भी काम करता है बट दैट इज अ डिफरेंट कंसेप्ट ऑफ इट. तो मैं क्या कर रहा था? वर्ब प्लस आईएनजी. ठीक है, ये इस फॉर्म में होता है जेरेंट. ठीक है, और आखिर में आईएनजी आपको मिलेगा. और जेरेंट एक्ट्स बोथ एज अ नाउन. ये नाउन की तरह भी काम करता है और वर्ब की तरह भी काम करता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में ये आपको नाउन की तरह काम करते हुए दिखेगा. ठीक है, मैंने शुरुआत में इसलिए बोला था कि नाउन की तरह काम करता है, वर्ब की तरह काम नहीं करता है. वर्ब की तरह भी करता है लेकिन उसके बहुत रेयर एग्जाम्पल्स हैं. ठीक है, वॉट एवर यू हैव टू एनकाउंटर, ठीक है, फॉर योर एग्जाम परस्पेक्टिव, कि भाई ये जेरेंट केवल नाउन की तरह काम करेगा आपके लिए, बिकॉज यूजेस एज अ नाउन बहुत सारे हैं कंपैरेटिवली टू व्हाट वर्ब. ठीक है, एज अ वर्ब. अब देखो एग्जाम्पल के साथ यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड ईजिली. स्विमिंग इज गुड फॉर हेल्थ. स्विमिंग इज गुड फॉर हेल्थ. ठीक है, तो स्विमिंग जो यहाँ पे लिखा हुआ है स्विमिंग, ठीक है, ये क्या हो गया? जेरेंट हो गया है. क्यों जेरेंट हो गया है? क्योंकि ये कौन कौन सी वर्ब, ये किस वर्ब से बना है? जो स्विम होता है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, उसमें क्या कर दिया? आईएनजी मिक्स कर दिया, तो वो एक जेरेंट बन गया. अब यहाँ पे ये नाउन की तरह काम कर रहा है. क्यों कर रहा है नाउन की तरह काम? वैसे तो आगे भी एग्जाम्पल्स में आई विल बी लेटिंग यू नो, बट अभी के लिए ध्यान रखिए. आपको पता है कि भाई जो सेंटेंस होता है उसका स्ट्रक्चर क्या होता है? सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब होता है. ठीक है, सिंपल, जो सिंपल सेंटेंस होता है. अब आपको पता है कि भाई मेरे को आपको समझाना है कि जो जेरेंट होता है आईएनजी फॉर्म में, ये होता वर्ब की फॉर्म है, लेकिन नाउन का काम क्यों करता है? क्योंकि आपको पता है कि वर्ब से पहले हमेशा क्या आता है? सब्जेक्ट आता है, और सब्जेक्ट में दो ही चीज़ें हो सकती है, या तो नाउन या प्रोनाउन. ठीक है, सब्जेक्ट में. अब यहाँ पे आ जाते हैं. यहाँ पे क्या इज़ है, जो कि एक वर्ब है. तो इज़, इस वर्ब से पहले, दैट इज़, इससे पहले क्या आएगा? सब्जेक्ट आएगा. तो ये सब्जेक्ट हो गया. एंड यू नो कि भाई सब्जेक्ट में केवल नाउन होता है या प्रोनाउन होता है. सब्जेक्ट में नाउन या प्रोनाउन के अलावा कुछ नहीं आ सकता. तो सिंपल सी बात है, प्रोनाउन ये हो नहीं सकता है, बिकॉज प्रोनाउन, वी नो प्रोनाउन, दे आर डिफरेंट देन ऑल ऑफ देम, है ना. तो बचा क्या? नाउन. तो ये क्या हो गया? इसीलिए ये नाउन का काम कर रहा है, क्योंकि वर्ब से पहले जो सब्जेक्ट होता है उसमें नाउन आता है, और यहाँ पे नाउन की जगह कौन ले रहा है? स्विमिंग ले रहा है इन द फॉर्म ऑफ अ वर्ब, सो दैट इज व्हाई इट हैज बिकम अ नाउन. तो आई हैव शोड यू, आई हैव प्रूव्ड इन फ्रंट ऑफ यू कि भाई हाउ इट इज एक्टिंग एज अ नाउन. ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ अ वर्ब. तो यहाँ पे मैंने यही बोला हुआ है कि जो स्विमिंग है, यहाँ पे स्विमिंग, ठीक है, ये क्या है? जेरेंट है, और ये सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है, जो कि नाउन होता है. ठीक है, और द वर्ब इज का, ये क्या है? इज का सब्जेक्ट है. और हाँ, बस यही बताना था और कुछ नहीं है. जेरेंट जो होता है वर्बल नाउन होता है इन द फॉर्म ऑफ अ वर्ब. मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ. वर्बल का मतलब होता है स्पोकन, नॉट रिटर्न. तो जेरेंट को कॉन्क्लूसिवली इन द डेफिनेशन ओनली, कि आपको ये ध्यान रखना है कि जेरेंट क्या होता है? वर्ब का फॉर्म होता है आईएनजी फॉर्म, वर्ब प्लस आईएनजी फॉर्म होता है, और वो वर्ब की तरह कम एक्ट करता है लेकिन नाउन की तरह ज़्यादा एक्ट करता है. अभी के लिए ध्यान रखिए, और आपके सिलेबस में नाउन की तरह एक्ट करने वाला ही है जब जेरेंट नाउन की तरह एक्ट करता है.
ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अब फॉर्म्स ऑफ जेरेंट देख लेते हैं। इट इज़ नॉट इंपॉर्टेंट फॉर यू बिकॉज नोबडी इज गोइंग टू आस्क यू द फॉर्म्स ऑफ जेरेंट्स, बट ये समझने के लिए थोड़ा सा सही है। बाकी रट्टा वट्टा लगाने की जरूरत नहीं, ना ही आपको ध्यान रखने की जरूरत है कि दो तरह की जेरेंट की फॉर्म होती है, एक होता है कंपाउंड, एक होता है इम्पर्सनल। नहीं, एग्जाम्पल याद रखो, बहुत है। दो तरह की फॉर्म आपके सामने है, एक होता है कंपाउंड जेरेंट, दूसरा होता है इम्पर्सनल जेरेंट। कंपाउंड जेरेंट क्या होता है? जैसे कंपाउंड नाउन था, दो नाउन आपस में मिलके एक नया नाउन बनाते हैं, कंपाउंड नाउन होता है, ऐसी कंपाउंड जेरेंट भी होता है। इसकी डेफिनेशन लेट मी रीड आउट कि भाई जो कंपाउंड जेरेंट्स होते हैं, हाँ, जो कंपाउंड जेरेंट्स होते हैं वो क्या बनाते हैं? यूजिंग पास्ट पार्टिसिपल। ठीक है, पास्ट पार्टिसिपल क्या होता है? वर्ब की सेकंड फॉर्म होता है, सॉरी थर्ड फॉर्म होता है। वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या होता है? पास्ट पार्टिसिपल होता है आफ्टर हैविंग और बीइंग। सिंपल सी बात है, अगर आपको सेंटेंस के अंदर कभी हैविंग दिखे या बीइंग दिखे, ठीक है, तो उसके बाद आपको क्या लगाना है? वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है, जिसे पास्ट पार्टिसिपल बोला जाता है। और उस केस में ये जो हैविंग है और बीइंग है आईएनजी फॉर्म में, ये क्या है? कंपाउंड नाउन है। ठीक है, तो कंपाउंड नाउन में बस ये ध्यान रखो कि ये किसके फॉर्म होते हैं? हैविंग के फॉर्म होंगे और बीइंग का फॉर्म होगा, यानी कि दो तरह की वर्ब होती है आईएनजी फॉर्म में, हैविंग एंड बीइंग। तो इनके बाद अगर कोई वर्ब आती है तो वो हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म जो कि पास्ट पार्टिसिपल होता है वो होती है। और सिंपल सी बात है, एग्जांपल देख लेते हैं। वी गॉट टू नो ऑफ हिज हैविंग रिटर्न टू होम टाउन। अच्छा, तो ये हैविंग रिटर्न टू होम टाउन क्या इंडिकेट कर रहा है? ये पास्ट टेंस इंडिकेट कर रहा है, ये पास्ट इंडिकेट कर रहा है कि वो आ चुका है, रिटर्न हो गया है होम टाउन। तो हमें पता लगा कि भाई किसके बारे में? उसके रिटर्न के बारे में, कि भाई वो आ चुका है। कैसे पता लगा वो आ चुका है? क्योंकि हैविंग के बाद रिटर्न है, हैविंग के बाद रिटर्न है। रिटर्न क्या हो गई? पास्ट फॉर्म हो गई। तो पास्ट इस तरीके से शो होता है यूजिंग द जेरेंट्स हैविंग एंड बीइंग। ठीक है, होम टाउन में आ चुका है। नेक्स्ट, नोहा इज डिजायरस ऑफ बीइंग नोटिस्ड इन द पार्टी टुनाइट। ठीक है, अब यहाँ पे इसका मतलब क्या हो गया? नोहा जो है इच्छुक लग रही थी किस चीज़ की? नोटिस होने के लिए। वो नोटिस होना चाहती थी आज की पार्टी में, आज रात की पार्टी में। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या ध्यान रखना है? जब भी बीइंग आएगा तो बीइंग के बाद अगर कोई वर्ब आएगी वो क्या आएगी? वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, पास्ट पार्टिसिपल आएगी। क्यों? क्योंकि इस तरीके से यूज होता है, यानी कि दो तरह के जेरेंट्स हैं, हैविंग एंड बीइंग। इनके बाद कोई वर्ब आती है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, पास्ट पार्टिसिपल होती है, बिकॉज दे आर यूज्ड लाइक दैट। ठीक है, वैसे ही यूज होते हैं। आई होप यू आर गेटिंग इट, है ना? समझ में आ गया होगा आपको। उसके बाद आगे बढ़ जाते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कंपाउंड जेरेंट के अंदर कि दो तरह के होते हैं, हैविंग एंड बीइंग। तो इनके बाद मोस्ट ऑफ द केसेस में वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है व्हेन अ वर्ब एग्जिस्ट आफ्टर देम। अब उसके बाद है इम्पर्सनल जेरेंट। इम्पर्सनल जेरेंट क्या होता है? विच डजंट हैव एनी सब्जेक्ट। ठीक है, जो वो पर्टिकुलर सब्जेक्ट को इंडिकेट नहीं करता है। जो भी जेरेंट होता है सेंटेंस के अंदर आता है वो किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट को इंडिकेट नहीं करता है, और वो इम्पर्सनल जेरेंट्स कहलाते हैं। ठीक है, और यही यहाँ पे लिखा हुआ है। जैसे यहाँ पे देख लो, रीडिंग है, पहला वाला एग्जांपल देख लो, रीडिंग इज़ अ गुड हैबिट। अब यहाँ पे रीडिंग इज़ अ गुड हैबिट का कोई सब्जेक्ट नहीं है, मतलब पर्टिकुलरली किसी के लिए बोला नहीं जा रहा है कि भाई उसकी रीडिंग या वो रीड करता है या मैं रीड करता हूँ, इस तरीके से, है ना? तो रीडिंग इज़ अ गुड हैबिट ये क्या है? यूनिवर्सल स्टेटमेंट है विदाउट अ सब्जेक्ट, इट अप्लाइज टू एवरीबडी, ये एवरीथिंग, है ना? तो यानी कि वो जेरेंट जिसमें उसका कोई सब्जेक्ट मेंशनड ना हो, ठीक है, विदाउट सब्जेक्ट हो, उसे बोला जाता है इम्पर्सनल जेरेंट। तो रीडिंग इज अ गुड हैबिट, इसमें जो है ना कोई भी सब्जेक्ट नहीं है, इट इज़ अ सब्जेक्ट लेस सेंटेंस। स्लीपिंग इज नेसेसरी टू लाइफ, यहाँ पे किसी पर्टिकुलर इंसान के बारे में नहीं बोला जा रहा है एज अ सब्जेक्ट, तो यहाँ पे इसलिए ये हो गया है, यहाँ पे स्लीपिंग जो हो गया है इम्पर्सनल जेरेंट हो गया है। ठीक है, वो वहाँ पे सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है, क्योंकि जो इज है उसका सब्जेक्ट क्या है? स्लीपिंग है। ठीक है, एक्टिंग एज अ वर्बल नाउन। और यहाँ पे यही लिखा हुआ है मैंने, है ना? आई होप यू आर गेटिंग इट। आगे बढ़े। अच्छा, ये काइंड्स वगैरह जो जेरेंट्स के, ये पढ़ने की जरूरत नहीं है, मतलब समझ लो एक बार के लिए, बिकॉज कोई पूछने नहीं वाला है एग्जाम के अंदर कि भाई जेरेंट्स के कितने टाइप होते हैं, इम्पर्सनल होता है, कंपाउंड होता है। ये भी याद रखने की जरूरत नहीं कि कंपाउंड जेरेंट में ये आता है, बस आपको पहचान में आ जाना चाहिए देख के, और बाय द रूल और बाय द यूज़ ऑफ अ पर्टिकुलर जेरेंट इन अ सेंटेंस कि भाई ये जेरेंट है। ठीक है, और कुछ नहीं। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अच्छा, ये एक बार बता देता हूँ। अच्छा, अगर मेरे को रीडिंग इज़ अ गुड हैबिट, इसका जहाँ पे रीडिंग है ये क्या कैसे काम कर रहा है? जेरेंट की तरह काम कर रहा है विदाउट अ सब्जेक्ट। अब मेरे को अगर यहाँ पे इसका जेरेंट का यानी कि रीडिंग का सब्जेक्ट बनाना है तो कैसे बनाऊंगा? मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, अगर किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के साथ लिखूंगा तो वंस रीडिंग इज अ गुड हैबिट। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मैंने वंस लगा दिया है, तो वंस क्या बन गया है? एक तरह का सब्जेक्ट बन गया है। तो इस तरीके से मैं आपको बोलना चाह रहा हूँ। ठीक है, वंस रीडिंग इज अ गुड हैबिट, तो वहाँ पे वंस जो है वो सब्जेक्ट बन गया किसका? जेरेंट का। ठीक है, अब यहाँ पे इम्पर्सनल जेरेंट नहीं रहा है।
ठीक है, बिकॉज इसका इस रीडिंग का जो कि एक जेरंड है, इसका एक सब्जेक्ट है वंस, यानी कि वन एज अ सब्जेक्ट एक्ट कर रहा है, और ये वन किसका सब्जेक्ट है, रीडिंग का है, क्योंकि रीडिंग भी एक तरह की क्या है, वर्ब है ना। मैं और यहाँ पे हमने पढ़ा था कि भाई जो जेरंड होता है वर्ब की तरह भी एक्ट करता है, तो यहाँ पे अब ये इस तरीके से मेंशन किया गया है इसका सब्जेक्ट। तो अब ये इम्पर्सनल सब्जेक्ट, इम्पर्सनल जेरंड सॉरी नहीं रहे हैं यहाँ पे इस वाले सेंटेंस के अंदर। ये इम्पर्सनल जेरंड है, वाई, बिकॉज रीडिंग जो कि एक जेरंड है उसका कोई सब्जेक्ट मेंशनड नहीं है। आई होप यू गॉट इट। आगे बढ़ जाते हैं। अब यूजेस है ना, इससे पहले कोई स्लाइड तो नहीं छूट गई, नहीं। अब यूजेस ऑफ जेरंड है, इस पर बहुत फोकस करना है। वाई, बिकॉज काइंड्स ऑफ जेरंड्स नहीं पूछे जाएंगे, यू वुड बी आस्क्ड ओनली द यूजेस ऑफ जेरंड्स एंड हाउ यू हैव टू एम्प्लॉय दीज जेरंड्स इन अ पर्टिकुलर स्टेटमेंट, ठीक है, यही पूछा जाएगा। चलो, पहला यूज, जैसा कि इन्फिनेटिव का पहला यूज था, मैंने आपको बताया था एज अ सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब वो काम आता है। जैसे सेंटेंस कैसे बनता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब से, तो वर्ब का एक ऑब्जेक्ट भी होता है, एक सब्जेक्ट भी होता है, तो वर्ब का जो सब्जेक्ट होगा उसकी जगह क्या आ जाएगा, जेरंड आ जाएगा एज अ नाउन। जैसे स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, अब इस केस में इज क्या है, वर्ब है, अब इसका सब्जेक्ट क्या है, स्मोकिंग है, जो कि एक तरह का आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब है, एक्टिंग एज अ जेरंड, है ना, इम्पर्सनल जेरंड। तो स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, स्मोकिंग जो होती है हेल्थ के लिए हानिकारक होती है। डांसिंग इज हर पैशन, डांसिंग इज हर पैशन, तो यहाँ पे क्या है, डांसिंग आपका क्या है, जेरंड हो गया है, ठीक है। अब यहाँ पे छोटी सी बात लिखी हुई है जो कि इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इस बात को आपको ध्यान रखना है कि भाई अगर मैं सेंटेंस के अंदर जेरंड भी यूज़ कर रहा हूँ और एक सब्जेक्ट भी यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है, अगर वो जो जेरंड है वो उसका जो सब्जेक्ट है वो सेम है वर्ब के सब्जेक्ट से, जो जेरंड है उसका सब्जेक्ट सेम है वर्ब के सब्जेक्ट से, तो वहाँ पे हम उस सब्जेक्ट को निकाल देंगे, ज़रूरत नहीं है। मतलब अभी समझ नहीं आएगा, आई होप, मतलब मुझे पता है समझ नहीं आएगा, सेंटेंस से देख लो। ही डज नॉट लाइक हिज रीडिंग न्यूज़पेपर, अब देखो इस केस में ये सेंटेंस गलत हो गया है, देखने में बहुत सही लग रहा है, ही डज नॉट लाइक हिज रीडिंग न्यूज़पेपर, लेकिन यहाँ पे एक वर्बोस है। वर्बोस क्या होता है, यूज ऑफ अननेसेसरी वर्ड्स, यहाँ पे हिज की जरूरत नहीं है, वाई, बिकॉज वो अपने ही बारे में बोल रहा है। यानी कि ध्यान रखो, अगर आप जेरंड का यूज़ कर रहे हो और सेंटेंस में सब्जेक्ट जो है वो अपने बारे में आगे मैसेज दे रहा है, अपने बारे में बात कर रहा है, और जितने भी प्रोनाउंस हैं, एडजेक्टिव्स हैं, वो केवल सब्जेक्ट के लिए ही हैं, जो कि वर्ब का सब्जेक्ट है किसी पर्टिकुलर सेंटेंस का, तो आप अगर वहाँ पे जेरंड का यूज़ करते हो, उस जेरंड से पहले आप प्रोनाउन या एडजेक्टिव, पॉजिटिव प्रोनाउन या पॉजिटिव एडजेक्टिव का यूज़ नहीं करोगे, ठीक है। तो ही डज नॉट लाइक हिज रीडिंग न्यूज़पेपर के बेटर है ये वाला सेंटेंस, ही डज नॉट लाइक रीडिंग न्यूज़पेपर, ठीक है। तो यहाँ पे हिज लगाने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि वो जो है ना वो अपने ही बारे में बात कर रहा है, अपनी रीडिंग के बारे में बात कर रहा है, तो इसलिए जेरंड से पहले लगाने की जरूरत नहीं है हिज। मेरा बस कहने का मतलब ये है। वाई, बिकॉज दोनों के सब्जेक्ट सेम है, इस वर्ब का ये सब्जेक्ट सेम है, इस जेरंड का ये सब्जेक्ट सेम है ना। चलिए, आई होप यू गॉट इट। आगे बढ़ जाते हैं। अब क्या है, अपने आगे है अब ये एज एन ऑब्जेक्ट ऑफ अ ट्रांजिटिव वर्ब। आई होप यू मस्ट नो ट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है, कि बिकॉज आई टॉट यू इन द प्रीवियस सेशन कि ट्रांजिटिव वर्ब्स क्या होता है। ट्रांजिटिव वर्ब्स आर दोज वर्ब्स विच रिक्वायर एन ऑब्जेक्ट इमीडिएटली अहेड, मतलब जिनको बिल्कुल उनके बाद में ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है, उन्हें ट्रांजिटिव वर्ब बोला जाता है। वो वर्ब जिनको इमीडिएटली किसकी जरूरत होती है, ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की, ठीक है। और ये जो ट्रांजिटिव वर्ब होती है ये ऑब्जेक्ट के बिना काम नहीं कर सकते हैं। जैसे अगर मैं बोलता हूँ कि भाई आई ड्रैंक, तो ये क्या है, ट्रांजिटिव वर्ब है, और इस सेंटेंस अगर मैं बोलता हूँ आई ड्रैंक, ये गलत हो गया। वाई, बिकॉज मेरे को बताना जरूरी है कि मैंने क्या पिया है, आई ड्रैंक वॉट, ठीक है। तो ट्रांजिटिव वर्ब जो होती है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का यूज़ करती है और आंसर करती है वॉट का, इसकी जो वर्ब्स होती है आंसर करती है वॉट की। अब मैं इस पर ज़्यादा और नहीं समझाऊंगा, बिकॉज आई हैव ऑलरेडी टेकन अ लॉट ऑफ सेशंस ऑन दिस। सो हम जो है सीधा डायरेक्टली बात करेंगे किसकी, कि जो ट्रांजिटिव वर्ब होती है, जो ट्रांजिटिव वर्ब होती है उसके बाद क्या होती है, ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है। तो वहाँ पे जो ऑब्जेक्ट होता है उसकी जगह किसका यूज़ कर सकते हो आप, जेरंड का यूज़ कर सकते हो, ठीक है। जैसे डू यू एंजॉय वॉचिंग वेब शोज़, ठीक है, वॉचिंग वेब शोज़। अब यहाँ पे एंजॉय क्या है, आपकी ट्रांजिटिव वर्ब है। जो ट्रांजिटिव वर्ब होती है उसकी उसको किसकी जरूरत होती है, ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है। तो यहाँ पे इंस्टेड ऑफ राइटिंग अदर ऑब्जेक्ट यहाँ पे वॉचिंग डाल दिया है, ठीक है, क्या डाल दिया, वॉचिंग डाल दिया है। तो वॉचिंग क्या एक तरह का जेरंड है, आपको पता है वॉचिंग एक तरह का जेरंड है। तो यहाँ पे एंजॉय जो कि ट्रांजिटिव वर्ब है उसका ऑब्जेक्ट क्या है, वॉचिंग है, और कौन सा ऑब्जेक्ट है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, है ना। डू यू एंजॉय वॉट, ठीक है। तो ट्रांजिटिव वर्ब के बाद में जो ऑब्जेक्ट आता है उसके जैसा काम करता है कोई भी जेरंड, ठीक है। आई एम गोइंग टू फिनिश राइटिंग द बुक, आई एम गोइंग टू फिनिश वॉट, राइटिंग, ठीक है। तो इसका ऑब्जेक्ट क्या हो गया, राइटिंग हो गया एज अ जेरंड।
तो सिंपल सी बात है, मेरा कहने का मतलब ये है, मैं आपको कुछ वर्ब्स बताने जा रहा हूँ, जो इतनी सारी आपके सामने वर्ब्स लिखी हुई है ना, ये वो वर्ब्स हैं, इनको रट्टा नहीं मारना, बार बार देखोगे समझ में आ जाएगा। ये वो वर्ब्स हैं जो बाद में एज एन ऑब्जेक्ट जेरेंड को कैरी करती हैं, यानी कि इन सब वर्ब्स के बाद जो कि ट्रांजिटिव वर्ब्स हैं, इनके बाद ऑब्जेक्ट की जरूरत है, तो ऑब्जेक्ट में क्या यूज़ करना है आपको, जेरेंड का यूज़ करना है। ठीक है, अगर आप इन वर्ब्स के बाद ऑब्जेक्ट की जगह जेरेंड का यूज़ नहीं करते हो तो दैट वुड बी रॉन्ग। ठीक है, तो देख लेना एक बार, सारी हैं। ठीक है, अब मैं एक एक करके बैठूंगा तो बहुत ज़्यादा लंबा सेशन हो जाएगा। ठीक है, तो उनमें से मैंने एन्जॉय ले लिया था और फिनिश ले लिया था, है ना। मैंने इसका एग्जाम्पल ले लिया था, फिनिश, जो कि एक ट्रांजिटिव वर्ब है, और एन्जॉय एक ट्रांजिटिव वर्ब है, और फिनिश भी होगा यहीं कहीं, तो फिनिश भी एक तरह का ट्रांजिटिव वर्ब है। तो इनको ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट होती है, तो एज एन ऑब्जेक्ट आप जेरेंड का यूज़ करोगे। ठीक है, इनको इग्नोर मत करना प्लीज़, ये देख लेना कि भी इनके बेसिस पे एसएससी में पूछे जाते हैं सवाल। अब क्या है, मोर ओवर द वर्ब माइंड। अच्छा, माइंड आपने बहुत बार यूज़ करा होगा। माइंड बहुत ही पोलाइटली वे में यूज़ किया जाता है, जब यू हैव टू शो योर गुड मैनर, है ना, गुड बिहेवियर, तो माइंड का यूज़ करते हो। टू रिक्वेस्ट समबडी, तो माइंड का आप यूज़ करोगे। तो माइंड यहाँ पे एज अ वर्ब है, ये नाउन नहीं है, वो माइंड अलग होता है ना, ये नाउन है। आई होप इतना आपको पता है। तो यहाँ पे जो माइंड है ना, माइंड के बाद जेरेंड का यूज़ होता है। ठीक है, कैसे यूज़ होगा देखेंगे। और दूसरी बात आपको ध्यान रखनी है कि माइंड हमेशा नेगेटिव सेंटेंसेस में ज़्यादा यूज़ होता है या इंटरोगेटिव्स में ज़्यादा यूज़ होता है। जैसे वुड यू माइंड ओपनिंग द ड्रॉर, है ना, इस तरीके से बोलते हैं। या अगर कोई इफ़ क्लॉज है, यानी कि कोई सेंटेंस जिसमें क्या है, इफ़ है, और उस इफ़ से पहले किसका यूज़ होगा, आपका माइंड का यूज़ होता है। ठीक है, एज अ वर्ब। जैसे एग्जाम्पल, ही डजंट माइंड गोइंग आउटसाइड, ही डजंट माइंड गोइंग आउटसाइड। अब यहाँ पे देख लो, ये नेगेटिव सेंटेंस हो गया, तो नेगेटिव सेंटेंसेस में अगर माइंड आता तो उसके बाद जेरेंड का यूज़ करोगे, ये है जेरेंड, यानी कि माइंड एज अ वर्ब, उसके बाद किसका यूज़ होता है, जेरेंड का यूज़ होता है। वुड यू माइंड ओपनिंग द विंडो, ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया, वुड यू प्लीज वुड यू प्लीज ओपन द विंडो, इसका मतलब ये होता है। ठीक है, तो माइंड का मतलब, अब कंफ्यूज मत हो ना, माइंड का मतलब एक तरह से रिक्वेस्ट करना ही होता है। वुड यू प्लीज माइंड ओपनिंग द विंडो, तो यहाँ पे माइंड क्या है, इंटरोगेटिव सेंटेंस में आ गया है ना। इसके बाद ओपनिंग क्या है, आपका जेरेंड है ना, और ये यहाँ पे वर्ब की तरह काम कर रहा है। नेक्स्ट, डू यू माइंड इफ़ आई चेंज द चैनल, ठीक है, क्या तुम बुरा तो नहीं मानोगे अगर मैं चैनल चेंज कर देता हूँ, इसका मतलब ये हो गया है। तो इफ़ क्लॉज में, है ना, जो इफ़ क्लॉज है, ये पूरा इफ़ क्लॉज है, तो इससे पहले आपका माइंड का यूज़ हो गया एज अ वर्ब। तो इस तरीके से मैंने आपको बता दिया है कि माइंड का यूज़ होता है एज अ वर्ब, है ना। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अब है थर्ड वाला, एज अ कॉम्प्लीमेंट ऑफ द वर्ब। कॉम्प्लीमेंट ऑफ द वर्ब का मतलब क्या हो गया, कॉम्प्लीमेंट का मतलब एक तरीके से उसको सपोर्ट करना। ठीक है, तो यानी कि जो वर्ब होती है उसके बाद जो भी वर्ड आता है वो कभी कभार उसके कॉम्प्लीमेंट का काम करता है, यानी कि ये ध्यान रखो उसके बारे में बताता है। ठीक है, तो अगर कोई वर्ड है सब्जेक्ट के बारे में बता रहा है, वो हो गया सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। वर्ब के बारे में बता रहा है, वो हो गया वर्ब कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे बस ये ध्यान रखो, सीइंग इज बिलीविंग, यहाँ पे दो जेरेंड का यूज़ हो रहा है, दो जेरेंड का यूज़ हो रहा है। यहाँ पे सीइंग जो है एज अ जेरेंड यूज़ हो रहा है एज अ सब्जेक्ट, ये हो गई वर्ब आपकी। अब यहाँ पे बिलीविंग भी जेरेंड है, लेकिन वो कॉम्प्लीमेंट का काम कर रहा है, वो बता रहा है कि भाई देखना ही, मतलब देख के विश्वास होता है, इस तरीके से इसका मतलब है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट, हिज फेवरेट एक्टिविटी इज एक्सरसाइजिंग। अब यहाँ पे एक्सरसाइज, वो सॉरी, जो इज है वो एक वर्ब है, उसका कॉम्प्लीमेंट क्या है, एक्सरसाइजिंग है, तो वो क्या है, एक तरह का जेरेंड है, यानी कि वर्ब का कॉम्प्लीमेंट की तरह काम करता है कोई भी जेरेंड आईएनजी फॉर्म में। चलिए फोर्थ पे आ जाते हैं, द जेरेंड फ्रेज। जेरेंड फ्रेज से कंफ्यूज मत होना, जेरेंड फ्रेज का मतलब क्या हो गया, फ्रेज क्या होता है, ग्रुप ऑफ मोर देन वन वर्ड। ठीक है, जब दो या दो से ज़्यादा वर्ड्स आते हैं साथ में उनका एक मीनिंग बनता है तो उन्हें फ्रेज बोला जाता है। ठीक है, जैसे इन फ्रंट ऑफ, इन प्लेस ऑफ, ये क्या है, अलग अलग वर्ड्स आपस में मिल के एक नया इन्होंने मतलब बनाया है, तो ये फ्रेज बोला जाता है। तो जेरेंड का भी फ्रेज होगा, कुछ ऐसे वर्ड्स होंगे जो जेरेंड के साथ बन के या मिल के एक नया मीनिंग बनाएंगे। तो जो जेरेंड फ्रेज होता है वो फंक्शन करता है कभी कभार सब्जेक्ट की तरह किसी भी सेंटेंस के, है ना। क्या, जेरेंड फ्रेज वही है, जैसे एक जेरेंड आईएनजी फॉर्म में सिंपल नाउन एज अ सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस काम करता है, वैसे ही जेरेंड फ्रेज भी काम करेगा। जैसे बीइंग द गिल्टी मेड जैक फील शेमफुल। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया, बीइंग द गिल्टी। अब देखो ये तो हो गया आपका बीइंग जेरेंड हो गया। ठीक है, इसके साथ दो वर्ड और मिला दिए तो ये जेरेंड फ्रेज बन गया, है ना। तो इस तरीके से होता है जेरेंड फ्रेज। ठीक है, अब बीइंग द गिल्टी ये क्या है, सब्जेक्ट है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे वर्ब जो है उसका जो सब्जेक्ट है वो ये है, ये वर्ब है। इस हर एक वर्ब ऐसे तो आएगी नहीं, इंपेरेटिव सेंटेंस है नहीं है, तो वर्ब का सब्जेक्ट भी चाहिए, तो वर्ब का सब्जेक्ट क्या हो गया, बीइंग द गिल्टी। अब यहाँ पे बीइंग क्या है, जेरेंड है, बीइंग के साथ दो वर्ड्स और आ रहे हैं, तो ये पूरा बन गया जेरेंड फ्रेज, है ना। तो इसका मतलब क्या हो गया कि भाई गलती, मतलब गलत होने के नाते, ठीक है, गलत जो था वो उसने जो है जैक को शेमफुल फील कराया, यानी कि जैक ही गलत था,
ठीक है। और बीइंग द गिल्टी का मतलब समझ में आता है ना, गलत होना, तो गलत होने के नाते जो जैक था उसे शेमफुल फील हुआ, इसका मतलब ये हो गया। उसके बाद नेक्स्ट है रीडिंग अ बुक इज़ मोर कंफर्टेबल देन सिटिंग ऑन अ सोफा ऑल डे। ठीक है, अब यहाँ पे रीडिंग अ बुक ये पूरा हो गया जेरंड फ्रेज। आई होप आपको समझ में आ गया होगा जेरंड फ्रेज क्या होता है। ये ऐसे ही यूजलेस नहीं होते जेरंड फ्रेज, एक नया मतलब एक तरह का मीनिंग बनाते हैं जेरंड फ्रेज भी। ठीक है, हर एक फ्रेजेस कुछ ना कुछ मीनिंग बनाते हैं और काम के होते हैं। तो यहाँ पे रीडिंग अ बुक कोई मीनिंग बता रहा है कि भाई रीडिंग अ बुक का मतलब क्या हो गया, बुक पढ़ना, है ना। तो रीडिंग अ बुक इज मोर कंफर्टेबल देन सिटिंग ऑन अ सोफा ऑल डे, है ना। आई होप आपको इसका सेंटेंस का मतलब समझ में आ गया है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। फिफ्थ, द जेरंड फ्रेज फंक्शंस एज द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब। ठीक है, तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब यानी कि जो ट्रांजिटिव वर्ब होती है उसका ऑब्जेक्ट जैसे जेरंड होता है, ऐसी जेरंड फ्रेज भी हो सकता है। जैसे आई बिलीव फादर विल सपोर्ट माई क्विटिंग द जॉब, है ना। ये कहता है कि भाई मुझे विश्वास है पापा मेरे को सपोर्ट करेंगे मेरी जॉब क्विट करने के लिए, है ना। अब इस केस में पहले आपको देखना वर्ब, ये है वर्ब आपकी, ठीक है, ये है वर्ब आई बिलीव। अब ये क्या कह रहा है, जेरंड फ्रेज फंक्शन एज अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब सिंपल सी बात है, इस वर्ब का डायरेक्ट ऑब्जेक्ट देख लो क्या है। आई बिलीव वॉट, आई बिलीव वॉट फादर विल सपोर्ट माई क्विटिंग द जॉब। ये हो गया आपका जेरंड फ्रेज, ठीक है, ये हो गया आपका जेरंड फ्रेज। तो यहां पे ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है, आई बिलीव माई क्विटिंग द जॉब, है ना। और यहां पे आपको एक नया सेंटेंस भी बन गया है आपका, ठीक है। तो वर्ब का डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या हो गया, माई क्विटिंग द जॉब, ये हो गया आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, है ना। तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का भी काम कर लेता है। अब सिक्स्थ वाला देख लेते हैं, गो प्लस सपोर्ट्स, सॉरी क्या बोल रहा हूँ मैं, सपोर्ट्स नहीं स्पोर्ट्स है पता नहीं क्या हो रहा है। गो प्लस स्पोर्ट्स और रिक्रिएशनल एक्टिविटीज टेक्स अ जेरंड। अच्छा, गो एक तरह की वर्ब है, गो के बाद अगर कोई आप स्पोर्ट्स का नाम लोगे या रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ का नाम लोगे, रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ का मतलब क्या हो गया, जो मज़े वाली एक्टिविटीज़ होती है जिसमें रोमांच होता है, एडवेंचर होता है ना। तो अगर गो के साथ आप कोई ऐसा वर्ड यूज़ करते हो जो स्पोर्ट्स को इंडिकेट करेगा या कोई एक्टिविटी को इंडिकेट करेगा, तो वहाँ पे गो के बाद आप जेरंड का यूज़ करोगे हमेशा। जैसे लेट्स गो शॉपिंग, लेट्स गो शॉपिंग क्यों बोला है, क्योंकि गो आ गया है ना। और गो के बाद अगर कोई आप ऐसी एक्टिविटी को यूज़ कर रहे हो जो वर्ब की फॉर्म में है, तो वो आईएनजी फॉर्म में आएगी, जो कि एक जेरंड का काम करेगा। आप ऐसे नहीं बोल सकते लेट्स गो टू शॉप, नहीं बोल सकते, इन्फिनेटिव का यूज़ नहीं होगा गो के साथ। ये स्पेशली इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये ऐसे ही यूज़ होता है ना। तो जो जैसा बना है उसको वैसे याद करना पड़ता है इंग्लिश के अंदर। तो एग्जाम में अगर आ जाएगा तो सपोज करोगे कि आप भाई लेट्स गो टू पार्टी होता है तो लेट्स गो टू शॉपिंग भी हो सकता है, नहीं, गो का रूल अलग है, ठीक है। कभी कभार इंग्लिश में छोटी छोटी बातों पे ध्यान देना पड़ता है, जैसे आपको पता है कि लेट्स गो टू पार्टी, ठीक है, लेकिन आपको ये भी ध्यान देना है कि गो एक ऐसी वर्ब है, उसके बाद अगर कोई एक्टिविटी आती है तो वहाँ पे केवल और केवल जेरंड आएगा इन द फॉर्म ऑफ अ वर्ब। इस बात का ध्यान रखना। फ्रेडी वेंट रनिंग, तो यहाँ पे रनिंग के एक तरह की एक्सरसाइज को शो कर रहा है, एक्टिविटी को शो कर रहा है। तो यहाँ पे फ्रेडी के एज अ सब्जेक्ट वेंट क्या हो गई, वेंट क्या हो गई, गो की सेकंड फॉर्म हो गई, है ना। तो यहाँ पे इसके साथ भी आप जेरंड का ही यूज़ करोगे। आई होप यू आर गेटिंग इट। आगे बढ़ जाते हैं। सेवंथ, अ जेरंड इज यूज्ड आफ्टर, सेवंथ ही है नहीं, पिछले हमने वादा करा था सिक्स, ठीक है। अब सेवंथ यूज है इसका, अ जेरंड इज यूज्ड आफ्टर सच वर्ब्स एंड पार्टिसिपल्स एज आर फॉलोड बाय देयर एप्रोप्रिएट प्रपोजिशंस। हमेशा ध्यान रखना, अगर आपके सेंटेंस के अंदर कोई प्रपोजिशन है, उसके बाद कोई वर्ब का यूज़ होना है, तो उस प्रपोजिशन के इमीडिएटली बाद अगर वर्ब यूज़ होगी तो इसी फॉर्म में यूज़ होगी, इसी फॉर्म में, ठीक है। इसी फॉर्म का मतलब क्या हो गया, जेरंड की फॉर्म में, वर्ब प्लस आईएनजी की फॉर्म में। हमेशा कोई प्रपोजिशन है कोई भी, ठीक है, उसके बाद वर्ब केवल आईएनजी फॉर्म में यूज होगी, जिसे जेरंड बोला जाएगा, ठीक है। ये मैंने आपके सामने कुछ फ्रेजेस रख दिए हैं, ठीक है। ये कुछ फ्रेजेस हैं, ये डेली लाइफ में भी यूज़ हो सकते हैं और रिटर्न में भी यूज़ होते हैं। ये वो फ्रेजेस हैं जो कॉमन है, इनमें हर एक फ्रेजेस में आप देखोगे कोई ना कोई वर्ब है या एडजेक्टिव है, ठीक है। उनके बाद कोई प्रपोजिशन, एप्रोप्रिएट प्रपोजिशन का यूज़ हो रहा है, ठीक है। तो अगर इनके बाद किसी वर्ब की जरूरत है तो वो केवल और केवल किस फॉर्म में आएगी, इस फॉर्म में आएगी, जेरंड की फॉर्म में आएगी, ठीक है। कोई भी देख लेना, ये सारे फ्रेजेस मैं अभी बोलूंगा नहीं अपने मुंह से, बिकॉज इट वुड मेक माई सेशन लॉन्गर, ठीक है। बट ये सारे जो है कॉमन फ्रेजेस हैं। आई नो कि यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दैम एंड यू कैन लर्न दैम ईजिली, ठीक है। एंड यू कैन ऑल्सो एम्प्लॉय दैम इन योर डेली लाइफ, इन योर राइटिंग ऑल्सो, है ना। तो आई होप यू आर गेटिंग इट। आगे बढ़ जाते हैं। सॉरी, इसके एग्जांपल्स, मदर प्रोहिबिटेड मी फ्रॉम गोइंग आउट। अब यहाँ पे देखो फ्रेज, देखो कौन सा है, फ्रेज है ये वाला, प्रोहिबिटेड मी फ्रॉम, ठीक है। ये है आपका वर्ब, ये है आपका प्रपोजिशन जो इसके साथ है, ये कनेक्टेड है, बीच में आपका ऑब्जेक्ट आ गया, ऐसे आ सकता है, ठीक है। तो अगर अब मुझे फ्रॉम है, ठीक है, इस फ्रेज के बाद कोई वर्ब की जरूरत है तो वो केवल और केवल आईएनजी फॉर्म में आएगी,
ठीक है, अगर मैं ऐसे लिखता ना इसको, मदर प्रोहिबिटेड मी फ्रॉम गो आउटसाइड, गलत हो जाता है। वाई? बिकॉज ये रूल कहता है। तो प्रोहिबिट मैंने यहीं से लिखा है, देखो प्रोहिबिट फ्रॉम, ये एक तरह का फ्रेज है, ठीक है। तो इस फ्रेज में इस वर्ब के साथ ये प्रपोजिशन ऐड है, ठीक है, ये फ्रॉम ही आएगी। इसके साथ कुछ प्रपोजिशन क्या होती है, फिक्स होती हैं, जो केवल पर्टिकुलर एडजेक्टिव और वर्ब के साथ आती हैं, उनके अलावा कोई चेंज नहीं होता उनमें। और आप कोई प्रपोजिशन ऑल्टर नहीं कर सकते हो, चेंज नहीं कर सकते हो। जो फिक्स है प्रपोजिशन किसी पर्टिकुलर वर्ब के साथ, एडजेक्टिव के साथ, वो फिक्स है। तो अगर इसके बाद कोई वर्ब आएगी तो वो किस फॉर्म में आएगी, केवल जेरंड के फॉर्म में आएगी। नेक्स्ट देख लेते हैं, ही इज कॉन्फिडेंट ऑफ गेटिंग गुड मार्क्स, ठीक है। तो यहाँ पे कॉन्फिडेंट ऑफ एक तरह का क्या हो गया, आपका फ्रेज हो गया, ठीक है। तो इसके बाद अगर वर्ब की रिक्वायरमेंट हुई तो केवल जेरंड फॉर्म में। भाई वो बहुत ज़्यादा विश्वास पूर्व, मतलब देखो मेरे को हिंदी है ना, हिंदी के वर्ड्स नहीं आते इतने, बोल नहीं पाता हूँ, तो हिंदी में अगर कभी गलत हो तो मुझे माफ़ कर देना, ठीक है। तो ही इज़ कॉन्फिडेंट, मातृभाषा है नो कि इट इज़ माई मदर टंग एंड आई लिव इन दिल्ली, बट मतलब पूरी प्योर हिंदी मुझे नहीं आती, मतलब बोल लेता हूँ, बोलते ही हिंदी में बात करता हूँ, लेकिन प्योर हिंदी नहीं आती है। तो अगर मैं कभी कभार वो कैब का पर्टिकुलर एग्जैक्ट हिंदी मीनिंग ना बता पाऊँ तो उसके लिए आई एम वेरी सॉरी, ठीक है, मुझे माफ़ कर देना उसके लिए। ही इज़ कॉन्फिडेंट ऑफ गेटिंग गुड मार्क्स का मतलब क्या हो गया कि भाई वो बड़ा विश्वासी है, ठीक है, उसे बहुत विश्वास है अच्छे नंबर लाने के लिए, ठीक है। उसके बाद है शी इज़ फॉन्ड ऑफ सिंगिंग। फॉन्ड ऑफ क्या, एक तरह का क्या है, फ्रेज है, ठीक है, एक तरह का फ्रेज है। यहाँ पे क्या है, एडजेक्टिव है फॉन्ड, ठीक है, उसके साथ एक प्रपोजिशन है, ये फिक्स है। तो इसके बाद अगर वर्ब की रिक्वायरमेंट हुई तो क्या होगी, जेरंड फॉर्म में। भाई वो जो है बहुत ज़्यादा शौकीन है गाना गाने की। तो ये सारे फ्रेजेस याद कर लेना, एंड ये जितने भी फ्रेज आपके सामने लिखे ना, कॉमन लिखे हैं, एंड अगर एसएससी के अंदर आएंगे दे वुड डेफिनेटली बी रिपीटेड, एंड आई एम श्योर अबाउट दैट, ठीक है। सो डू नॉट ट्राई टू इग्नोर देम। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। 8th, फ्रेजल वर्ब्स आर आल्सो फॉलोड बाय जेरंड। फ्रेजल वर्ब्स पर आपको पता है, फ्रेजल वर्ब्स वही होती हैं, कुछ वर्ब्स होती हैं उनके साथ कुछ प्रपोजिशंस फिक्स्ड होती हैं, ठीक है। तो उनके बाद अगर कोई वर्ब की रिक्वायरमेंट होगी तो वो केवल और केवल जेरंड फॉर्म में आएगी, ठीक है। जैसे आपको पता है गिव अप होता है, ठीक है, गिव अप होता है, या गिव इन भी होता है, कभी कभार गिव अप भी होता है, गिव इन भी होता है। अगर आप गिव अप या गिव इन की जगह ऑन लगा देते हो ना, आप सोचो कि भाई मैं गिव अप का मतलब पता ना, मतलब हार मान जाना या टू क्विट, है ना। तो अगर आप गिव अप की जगह या गिव इन की जगह गिव आउट बोलते हो तो उसका मतलब चेंज हो जाएगा। यानी कि कुछ प्रपोजिशन फिक्स्ड हैं कुछ वर्ब्स के साथ विद देयर मीनिंग्स, विद देयर एब्सोल्यूट मीनिंग्स, तो दे शुड नॉट बी चेंज्ड, ठीक है। तो इसलिए गिव अप ही रहेगा या गिव इन ही रहेगा। यानी कि ये अगर प्रपोजिशन गिव के साथ कोई मीनिंग बताती है तो ये फिक्स है, ये प्रपोजिशन कोई मीनिंग बताती है तो फिक्स है, ठीक है। तो इनके बाद अगर क्या आएगा, कोई वर्ब आएगी तो जेरंड फॉर्म में आएगी। जैसे जैक गेव अप मेकिंग एन एफर्ट अगेन, ठीक है, उसने जैक ने हार मान ली दोबारा कोशिश करने से, ठीक है। तो इसलिए गेव अप क्या हो गया, आपका फ्रेजल वर्ब हो गया, ने फ्रेजल वर्ब बोला जाता है। उसके बाद किसकी रिक्वायरमेंट हुई, हमें वर्ब की रिक्वायरमेंट ही। तो हमें ध्यान रखना है कि अगर वर्ब यूज करनी है फ्रेजल वर्ब के बाद तो केवल और केवल जेरंड फॉर्म में। उसके बाद है ही हेल्ड अप वेटिंग एन आवर। इसका मतलब क्या हो गया कि भाई देखो यहाँ पे भी क्या है, वेटिंग है, वेटिंग का मतलब क्या हो गया, आपका जेरंड का यूज़ हो गया है ना। तो ऐसे बहुत सारे फ्रेजेस हैं, बहुत सारे फ्रेजल वर्ब्स हैं, तो उनके बाद अगर जेरंड का यूज़ होगा तो क्या होगा, जेरंड का यूज़ होगा, मतलब फ्रेजल वर्ब के बाद, ठीक है। 9th पे आ जाते हैं। जेरंड इज यूज्ड आफ्टर द फॉलोइंग फ्रेजेस कनेक्टेड विद द प्रपोजिशन टू। अब जैसे मैंने आपको बताया कि कुछ वर्ड्स क्या होते हैं, एडजेक्टिव या कोई नाउन भी होता है या वर्ब भी होता है, फिक्स होते हैं किस प्रपोजिशन के साथ। तो एक प्रपोजिशन है टू, उनसे पहले कुछ वर्ड्स हैं वो फिक्स्ड होते हैं उनके साथ, उनका मीनिंग भी एब्सोल्यूट होता है एंड चेंज नहीं किया जा सकता, तो उनके बाद भी जेरंड ही आएगा। जैसे एक दो तुम्हें पता भी होगा, जैसे एडिक्टेड टू होता है ना, एडिक्टेड टू, ये तो बहुत बार यूज़ होता है। हैबिचुअल टू भी सुना होगा, लुक फॉरवर्ड टू भी सुना होगा। यानी कि प्रपोजिशन टू इन सब फ्रेजेस या वर्ड्स के साथ फिक्स होती है। तो इनके बाद अगर कोई वर्ब आएगी तो केवल और केवल किस क्या आएगी, जेरंड फॉर्म में आएगी। और मैं जैसे अगर मैं आपको एग्जांपल कॉमन दे देता हूँ कि जैसे अगर सपोज करो कि भाई मैं अल्कोहल का बहुत ज़्यादा वो हूँ, एडिक्टेड हूँ, ठीक है, ऐब है मुझे, ऐब बोलेंगे ना, हाँ ऐब इज़ अ गुड वर्ड फॉर एडिक्शन। तो एडिक्टेड हूँ, ऐब है मुझे दारू पीने का, वैसे तो नहीं है, ऐसे मैं एग्जांपल आपको दे रहा हूँ अल्कोहल का। तो आई एम एडिक्टेड टू क्या होगा, ड्रिंकिंग अल्कोहल होगा, ना कि आई एम एडिक्टेड टू ड्रिंक अल्कोहल। आपको पता है कि टू के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। कभी कभार बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, तो ध्यान रखना। मैंने भी शुरुआत की थी तो मेरे को भी कन्फ्यूजन हुई थी, बिकॉज पहले तो मैंने ये पढ़ लिया था कि जो प्रपोजिशन टू होती है उसके बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, ना ही सेकंड आती है और ना ही थर्ड आती है, ठीक है। तो कभी कभार मैं कुछ ऐसे फ्रेजेस देखता था और मैं इनको गलत मार्क कर देता था इन दी एरर, इन स्पॉटिंग दी एरर, ठीक है। तो जैसे अगर मैं देख लेता था आपका अकस्टम्ड टू देख लेता था,
तो मैं इस बात को सोचता था कि भाई अगर इसमें एरर है तो क्या है, अकस्टम्ड टू ड्रिंकिंग लिख लेता हूँ। नहीं, अकस्टम टू ड्रिंकिंग तो नहीं हो, चलो ड्रिंकिंग लेता हूँ, मुझे बस समझाना है। तो जब मैं आपको बता रहा हूँ कि जब मैं एरर फाइंड आउट करने की कोशिश करता था तो कुछ कुछ एरर जो है ना आपस में कुछ कुछ कंसेप्ट हैं आपस में क्लैश होते थे। क्या क्लैश होते थे, मैंने ये जेरन पढ़ने से पहले मुझे इतना तो पता था, 9-10 से ही पढ़ता हुआ आ रहा था कि टू के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ होती है। ठीक है, इस बात का मुझे पता था, सेकंड नहीं होती है, थर्ड नहीं होती है। तो जब इस तरह के फ्रेजेस आते थे मेरे स्पॉटिंग द एरर में वाले क्वेश्चन में, तो मैं ये सोचता था अकस्टम्ड टू जैसे एक एरर आ गया है, मतलब एक फ्रेज आ गया है, तो उसके बाद ड्रिंकिंग लिखा हुआ है। ठीक है, तो मैं सोचता था, मैं क्या करता था, इसको रॉन्ग मार्क कर देता था। क्यों? क्योंकि मैंने अब तक ये पढ़ता आ रखा था कि भाई जो टू होता है उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, लेकिन मुझे ये कंसेप्ट नहीं पता था कि कुछ फ्रेजेस ऐसे होते हैं जिनकी प्रपोजिशन टू होती है, उसके बाद जेरंड आता है, यानी कि वर्ब आती है आईएनजी फॉर्म में। तो कभी कभार आपके कंसेप्ट क्या होते हैं, क्लैश होते हैं, तो आपको उसको डिफ्रेंशिएट करना है। ठीक है, देन आई गॉट टू नो कि भाई ये वो फ्रेजेस हैं जिनके बाद प्रपोजिशन टू आएगी और उसके बाद क्या आएगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा। ठीक है, जेरंड जिसे बोला जाता है। ठीक है, जैसे शी ऑब्जेक्ट्स टू वर्क होगा या वर्किंग होगा, मैंने यहाँ पे स्लैश डाल के कोई एरर मार्क नहीं किया है, आप बताओगे क्या होगा। शी ऑब्जेक्ट्स टू वर्क और वर्किंग ऑन संडेज, तो यहाँ पे क्या होगा, आपका वर्किंग होगा ना कि वर्क होगा। ठीक है, वाई, बिकॉज आईएनजी फॉर्म। उसके बाद है हिज सन इज एडिक्टेड टू स्मोकिंग। ठीक है, आई प्रेफर रीडिंग टू राइटिंग, और आपको पता है प्रेफर में क्या होता है, कंपैरिजन में टू लगता है ना कि दैन लगता है। शी इज़ यूज टू स्लीपिंग लेट, इसका मतलब क्या हो गया, वो आदि है लेट तक सोने की, लेट सोने की, है ना। आई होप यू आर गेटिंग इट। अब आगे बढ़ेंगे। अब क्या है 10th, अ जेरंड इज प्रिसीडेड बाय द फॉलोइंग फ्रेजेस। कुछ फ्रेजेस हैं आपके सामने दोबारा, ये फ्रेजेस मैं इतने इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है एंड दे आर आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन। ठीक है, ब्लेटेंटली दे आर आस्क्ड। ठीक है, वाई, बिकॉज जेरंड में यही पूछा जाता है कि भाई कुछ फ्रेजेस हैं, कुछ फ्रेजेस हैं, कुछ फ्रेजेस हैं। ठीक है, बहुत सारे फ्रेजेस आपको मिलेंगे, आपको ध्यान में रखने होंगे, उनके बाद आपको जेरंड का यूज़ करना है। ऐसे ही आपके सामने ये सारे हैं। ठीक है, बहुत कॉमन लिख दिए, इनसे बाहर आपको करने की जरूरत नहीं है, एक बार ये रीड आउट कर लेना और इनको ध्यान रखना, इनके बाद अगर वर्ब यूज़ होगी तो जेरंड की फॉर्म में। जैसे आई कांट हेल्प टेलिंग अ लाई, आई कांट हेल्प क्या एक तरह का फ्रेज है, यानी कि मैं अपनी मदद नहीं कर सकता, या एक होता है ना आई कांट हेल्प मतलब मैं कुछ नहीं कर सकता, उस तरीके से यूज़ होता है कांट हेल्प टेलिंग अ लाई, झूठ बोलने में। द नोवल इज़ वर्थ रीडिंग, यानी कि जो नोवल है वो क्या है, रीडिंग करने के लायक है ना, बढ़िया है रीडिंग के लिए। तो यहाँ पे वर्थ भी क्या होता है, एक तरह का वर्ड है जिसके बाद क्या आता है, जेरंड आता है। इट्स नो यूज़ वॉचिंग साइंस फिक्शन मूवीज। ठीक है, तो नो यूज़ भी क्या एक तरह का फ्रेज है जिसके बाद जेरंड का यूज़ होता है। ठीक है भाई, इसका मतलब क्या हो गया, साइंस फिक्शन मूवीज़ देखने का कोई फ़ायदा नहीं है, काम की नहीं है ना। तो ये सारे फ्रेजेस हैं, आपको ये ध्यान रखते हैं हमेशा। हमेशा क्यों ध्यान रखते हैं, बिकॉज ये सारे मैंने लिख दिए कॉमन जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, इससे बाहर नहीं पूछा जाएगा एसएससी एग्जामिनेशन में एटलीस्ट। ठीक है, तो ये जो है देख लेना, इनके बाद जेरंड का यूज़ कर लेना। 11th पे आ जाते हैं, द जेरंड इज ऑल्सो यूज इन द कंपाउंड नाउन्स ईदर सेपरेटेड और कंबाइंड। इसका मतलब क्या हो गया कि भाई जो जेरंड होते हैं वो कंपाउंड नाउन में भी यूज़ होते हैं। कंपाउंड नाउन का मतलब क्या हो गया, जब एक नाउन दूसरे नाउन के साथ मिलके दूसरा एक नाउन बनाता है, जिसे क्या बोला जाता है, कंपाउंड नाउन बोला जाता है ना। तो कंपाउंड नाउन के अंदर कभी कभार आपको नाउन दिखेगा और कभी कभार आपको यहाँ पे जेरंड भी दिखेगा। तो कि सिंपल सी बात है, कंपाउंड नाउन के अंदर क्या होता है, यहाँ पे जेरंड भी आपको दिख जाएगा। ठीक है, किसी भी नाउन के साथ, जैसे स्विमिंग पूल, ड्रिंकिंग वाटर। अब यहाँ पे स्विमिंग क्या हो गया, आपका जेरंड हो गया, ये एक तरह का नाउन है, तो कंपाउंड नाउन है, ये पूरे सारे क्या कंपाउंड नाउन है, लेकिन यहाँ पे जेरंड का यूज़ करके कंपाउंड नाउन बनाया जा रहा है। ड्रिंकिंग वाटर, कुकिंग वेसल, वॉकिंग स्टिक, कैबिनेट मेकिंग। अच्छा, सेपरेटेड और कंबाइंड का मतलब क्या हो गया कि एक दूसरे के साथ ये क्या होता है, सेपरेटेड भी हो सकते हैं या कंबाइंड भी हो सकते हैं। कंबाइंड जैसे ये हो गया आपका एग्जांपल। ठीक है, तो कंपाउंड नाउन क्या होते हैं, कभी कभार ओपन भी होते हैं, मतलब अलग अलग होते हैं दो नाउन, और कभी कभार क्या होते हैं, हाइफनेटेड भी होते हैं, लेकिन हाइफनेटेड में जेरंड नहीं आता, और कभी कभार क्लोज्ड होते हैं। क्लोज मतलब दो नाउन आपस में, दोनों के बीच में कोई स्पेस नहीं होता है। ठीक है, तो दोनों में आपको जेरंड मिल जाएगा। प्रॉब्लम सॉल्विंग एटसेट्रा, आई होप यू आर गेटिंग इट, है ना। आगे बढ़े। सो गाइज, आई होप यू गॉट टू नो व्हाट आई वांट टू लेट यू नो, है ना। चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं। अब देखिए यूजेस तो कंप्लीट हो गए हैं जेरंड्स के, ऑल यूज ऑफ जेरंड्स आर कंप्लीटेड बाय मी इन टुडेज सेशन। अब क्या करना है, आपको कुछ जानना है, लाइक अ रूल ऑफ अ जेरंड, हाउ यू हैव टू एम्प्लॉय, हाउ यू हैव टू पुट अ पर्टिकुलर जेरंड इन अ पर्टिकुलर स्टेटमेंट। ठीक है, वो समझना है अब। ठीक है, तो वो समझते हैं। तो क्या लिख रखा हुआ है मैंने, समथिंग नीड्स टू नो। ठीक है,
अबाउट जेरंड्स बिफोर एम्प्लॉइंग देम इन अ पर्टिकुलर स्टेटमेंट। ऐसा नहीं है कि आप हर बार जो है जेरंड डाल दोगे और जेरंड का यूज़ भी पता रहना चाहिए, कहाँ डालना है कहाँ नहीं डालना है ना, इन अ पर्टिकुलर स्टेटमेंट। तो जो भी है अब उसके बारे में देखेंगे कि जेरंड कैसे यूज़ होता है किसी भी स्टेटमेंट के लिए। अब देखो यहाँ पे मैंने क्या लिखा हुआ है, द पॉजिटिव केस ऑफ नाउन्स एंड पॉजिटिव एडजेक्टिव्स, ठीक है, आर प्लेस्ड बिफोर जेरंड्स। अगर आप सेंटेंस में जेरंड का यूज़ कर रहे हो ना, तो मोस्ट ऑफ द केसेस में ये इससे पहले जो है ना पॉजिटिव केस आता है, चाहे वो नाउन हो, चाहे वो पॉजिटिव एडजेक्टिव हो, चाहे वो पॉजिटिव प्रोनाउन हो, ठीक है। किससे पहले आता है? जेरंड से पहले। जैसे देख लेते हैं, क्योंकि आपको पता है कि भाई अगर मैं बोल सकता हूँ, अगर मैं बोलता हूँ माई मोबाइल, ठीक है, माई मोबाइल, आपको बस मुझे बस आपको ये समझाना है कि जेरंड नाउन की तरह कैसे काम करता है। अब यहाँ पे मैं आपको बोलता हूँ माई मोबाइल, अब यहाँ पे मोबाइल से पहले माई है, बिल्कुल सही है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो मोबाइल है ना वो नाउन है, तो आप नाउन से पहले पॉजिटिव एडजेक्टिव लगा सकते हो। तो ऐसे ही आप जेरंड से पहले ही पॉजिटिव एडजेक्टिव लगाओगे। वाई? बिकॉज जेरंड इज एक्टिंग एज अ नाउन, है ना। प्लीज़ एक्सक्यूज माई लीविंग द मीटिंग इन द मिडल, ठीक है। तो यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि भाई मेरे को माफ़ कर दो, जो मैं मिडल में मीटिंग छोड़ के निकल रहा हूँ, ठीक है। तो अब यहाँ पे लीविंग क्या हो गया? आपका जेरंड हो गया। तो जेरंड से पहले क्या लग गया पॉजिटिव एडजेक्टिव लग गया। तो इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इफ़ देर इज अ रिक्वायरमेंट ऑफ यूजिंग पॉजिटिव एडजेक्टिव, ठीक है, या पॉजिटिव प्रोनाउन बिफोर अ जेरंड, तो आपको यूज़ करना है, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, ईच मेंबर ऑफ माई फैमिली लाइक्स माई सिंगिंग, ठीक है। तो यहाँ पे माई सिंगिंग क्यों लिखा है? सपोज करो माई सिंगिंग की जगह मैं आपको बोल देता हूँ कि भाई माई बाइक, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं बोलता इंस्टेड ऑफ माई सिंगिंग मैं बोलता ईच मेंबर ऑफ माई फैमिली लाइक्स माई बाइक, माई बाइक। अब यहाँ पे माई बाइक भी बिल्कुल सही होता है कि सभी मेंबर मेरे फैमिली के मेरी बाइक को पसंद करते हैं। तो यहाँ पे माई से पहले बाइक लिख दिया है, वाई? बिकॉज बाइक क्या है? नाउन है। तो ऐसे ही आप सिंगिंग से पहले नाउन लिख सकते हो, सॉरी सिंगिंग से पहले भी माई लिख सकते हो। क्यों? क्योंकि सिंगिंग क्या है? एक तरह का नाउन है जेरंड के रूप में, है ना। तो यही मेरे को आपको समझाना है, जो कुछ रूल्स नाउन पे अप्लाई होते हैं वही जेरंड पे अप्लाई होते हैं। वाई? बिकॉज जेरंड एक तरह का नाउन ही होता है, वर्बल नाउन, है ना। माई सिंगिंग वुड बी सूटेबल। वी आर ग्लैड अबाउट हिज गेटिंग मैरिड, ठीक है। तो हिज गेटिंग मैरिड, तो गेटिंग क्या हो गया? आपका जेरंड हो गया। तो उससे पहले हिज, उसकी शादी के लिए हम बहुत खुश हैं, वो शादी कर रहा है। द प्रिंसिपल डिड नॉट अप्रूव ऑफ फ्रेड्स कमिंग लेट टू स्कूल, ठीक है। जो प्रिंसिपल है उसने जो है अप्रूव नहीं दिया है कि जो फ्रेड का लेट आना स्कूल में, है ना। तो इस तरीके से आप ये भी लगा सकते हो। अब तक हमने क्या देखा था? पॉजिटिव एडजेक्टिव, पॉजिटिव एडजेक्टिव माय, हिज, हर, ये भी लग जाएगा जेरंड से पहले। और आपको पॉजिटिव केस ऑफ अ नाउन भी लग जाएगा, यानी कि अपॉस्ट्रोफी एस, क्योंकि अगर वहाँ पे रिक्वायरमेंट होगी तो लगा सकते हो, है ना। तो यहाँ पे अब फ्रेड के बारे में बात हो रही है, तो फ्रेड्स लगाना जरूरी है, यानी कि फ्रेड का पॉजिटिव केस लगाना जरूरी है, दैट इज फ्रेड्स, फ्रेड अपॉस्ट्रोफी एस, क्योंकि रिक्वायरमेंट है ना वहाँ पे। तो जब रिक्वायरमेंट हो तो आप पॉजिटिव नाउन भी लगा सकते हो या पॉजिटिव एडजेक्टिव का भी यूज कर सकते हो, ठीक है। आई होप यू गॉट दिस पॉइंट टू। अब क्या है विद द एक्सेप्शन? एक्सेप्शन मतलब मैंने आपको बताया था आप हमेशा जेरंड से पहले पॉजिटिव एडजेक्टिव या पॉजिटिव केस ऑफ अ नाउन का यूज़ कर सकते हो, है ना, मैंने आपको बताया था। लेकिन एक एक्सेप्शन भी होती है, जैसे हर एक सब्जेक्ट में एक्सेप्शन है, वैसे इंग्लिश में भी है कि कुछ वर्ब्स ऐसी होती हैं जो इन दो पैटर्न को फॉलो करेगी। दो पैटर्न को फॉलो करेगी मतलब उनसे पहले पॉजिटिव एडजेक्टिव या पॉजिटिव केस ऑफ अ नाउन आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है। यानी कि आप वर्ब के डायरेक्टली बाद लगा दो जेरंड, वे भी काम कर जाएगा, लेकिन कुछ ही वर्ब्स हैं एक्सेप्शन, दैट इज व्हाई आई मेंशन्ड एक्सेप्शन फॉर सम वर्ब्स ओनली, है ना। तो कुछ वर्ब्स ऐसी हैं जिनके डायरेक्टली बाद आप जेरंड का यूज़ कर दो, पॉजिटिव एडजेक्टिव लगाने की जरूरत नहीं है या पॉजिटिव केस लगाने की जरूरत नहीं है ऑफ अ नाउन, है ना। या वो भी फॉलो कर सकते हो जो अभी मैंने पिछली स्लाइड में बोला कि भाई वर्ब है, वर्ब के बाद जेरंड है, तो दोनों के बीच में आप पॉजिटिव नाउन, पॉजिटिव केस, पॉजिटिव प्रोनाउन लगा दो, है ना। तो दोनों तरीके से फॉलो हो जाएगी। और कौन कौन सी है वो? लाइक, डिसलाइक, माइंड, स्टॉप, रिजेंट, ऑब्जेक्टिव, ये सब एटसेट्रा इसलिए लिख रखा है क्योंकि और भी है, ठीक है। तो ये आपके सामने बार बार आ सकती है, तो आपको ध्यान रखना है कि ये वो वर्ब्स है जिनके इमीडिएटली आप जेरंड लगा दो या ऐसे लगा दो माई, हिज, हर करके। जैसे आई डोंट माइंड योर टॉकिंग टू मी, ये भी सही है। यहाँ पे क्या करा? टॉकिंग क्या एक तरह का जेरंड है, उससे पहले योर लगा दिया, पॉजिटिव एडजेक्टिव लगा दिया, ये भी सही है। मेरे को कोई टेंशन नहीं हो रही है मेरे को कोई खेद नहीं है कि भाई तुम मुझसे बात कर रहे हो, मैं बुरा नहीं मार रहा हूँ कि तुम मुझसे बात कर रहे हो, इसका मतलब ये हो गया, ये भी सही है, ये फॉर्मेट भी सही है। आई डोंट माइंड यू टॉकिंग टू मी, ये भी सही है, यानी कि आप जो है जेरंड से इमीडिएटली पहले एडजेक्टिव लगा सकते हो है ना, पर ये पॉजिटिव एडजेक्टिव नहीं है, यानी कि आप डायरेक्टली जो एडजेक्टिव होता है एज एन ऑब्जेक्ट, ठीक है, वो भी लगा सकते हो, यू भी चल जाएगा, लेकिन ये इनफॉर्मल होता है। और ये ध्यान रखना, ये फॉलो मत करना, ऐसा हो जाता है लेकिन आपके एग्जाम में आएगा, पता क्या आएगा एरर आपके एग्जाम में आएगा कि भाई यू की जगह आपको योर लगाना होगा,
ठीक है, आपको यू दे रखा होगा, मैं आपको बोल रहा हूँ कि यू भी वहाँ पे सही है, लेकिन आपको एसएससी के एग्जाम में ध्यान रखना है कि आपको हमेशा पॉजिटिव एडजेक्टिव का यूज़ करना है। ये इनफॉर्मल इसलिए क्योंकि ये फॉर्मल राइटिंग्स में यूज़ नहीं होता है, यानी कि आपको हमेशा जेरेंड से पहले पॉजिटिव केस ही यूज़ करना है। ठीक है, ऐसे ऑब्जेक्टिव केस यूज़ नहीं करना है ऑफ अ प्रोनाउन। ठीक है, तो अगर एग्जाम में आता है आपके, तो आपको अगर सपोज करो यहाँ पे हिम होगा तो हिम की जगह आपको हिज करना है। क्यों? क्योंकि हिम क्या हो गया, आपका पॉजिटिव प्रोनाउन हो गया, और आपको पॉजिटिव प्रोनाउन की जगह किसका यूज़ करना है, हिज का यूज़ करना है, जो कि एक पॉजिटिव एडजेक्टिव है। पोजेशन शो करना है जेरेंड से पहले, सिंपल सी बात ये है। नेक्स्ट, आई डोंट माइंड टॉकिंग टू मी, हटा दो, सब कुछ हटा दो, ऐसे भी काम कर सकते हो। ठीक है, जैसे ये वाला पैटर्न फॉलो हो रहा है कि भाई आई डोंट माइंड टॉकिंग टू मी, बस हमें पता रहना चाहिए कौन कौन है कॉन्वर्सेशन के अंदर। आई डोंट माइंड टॉकिंग टू मी, मुझे बुरा नहीं लग रहा है तुम मुझसे बात कर रहे हो, तो इट इज़ ऑलरेडी नोन कि यहाँ पे सामने वाले से बात हो रही है, तो इसमें ये भी जानना ज़रूरी होता है। लेकिन बेस्ट जो पैटर्न है आपके एग्जाम परस्पेक्टिव से वो ये है, आपको हमेशा जेरेंड से पहले पॉजिटिव केस ऑफ अनाउन, पॉजिटिव प्रोनाउन या पॉजिटिव एडजेक्टिव का यूज़ करना है, ये वाला पैटर्न फॉलो करना है, ये वाला। ठीक है, एग्जाम के लिए बता रहा हूँ, बाकी स्पीकिंग में तो तीनों फॉलो हो सकते हैं, स्पीकिंग में कुछ ज़्यादा रूल का पंगा नहीं होता है। चलो आगे बढ़ जाते हैं। आप क्या कहते हैं, मोर ओवर द नेम ऑफ अ नाउन मस्टंट बी इन द पॉजिटिव केस। हाँ, ये कौन सा, हाँ ये वाला क्या है कि जैसे मैंने आपको बहुत बार पढ़ा रखा है, मतलब नाउन में मैंने आपको बता रखा है कि हम जो है इन एनिमेट नाउन के साथ, यानी कि जो नॉन लिविंग नाउन होता है, निर्जीव वस्तु होती है, उसके साथ अपॉस्ट्रोफी एस नहीं लगाते हैं, वही केस यहाँ पे है। ठीक है, आप अगर कोई इन एनिमेट नाउन है, इन एनिमेट नाउन का मतलब जो लिविंग नहीं है, उसमें अपॉस्ट्रोफी एस लगाते हो, उसके बाद जेरेंड का यूज़ करते हो, क्योंकि मैंने आपको बता रखा है जेरेंड से पहले पॉजिटिव केस आएगा नाउन का, तो वहाँ पे गलत हो जाएगा इस केस में। क्यों? क्योंकि आप जो है अपॉस्ट्रोफी एस किसके साथ नहीं लगाओगे, इन एनिमेट नाउन के साथ, जो निर्जीव है उसके साथ नहीं लगाओगे। जैसे अगर मैं बोलता हूँ देयर इज अ चांस ऑफ द फ्लाइट्स कमिंग लेट, ठीक है, तो ये ग्रामेटिकली तो सही है। ठीक है, जेरेंड का रूल ये कहता है कि आप जेरेंड से पहले पॉजिटिव केस लगाओ, लेकिन ये क्यों गलत हो गया? क्योंकि यहाँ पे फ्लाइट जो है एक तरह का इन एनिमेट नाउन है, इन एनिमेट का मतलब जो निर्जीव है, फ्लाइट जिंदा नहीं है, लिविंग नहीं है, तो यहाँ पे नहीं लगा सकते। सिंपल लिखो देयर इज अ चांस ऑफ द फ्लाइट कमिंग लेट। ठीक है, सो दे आर इंपॉर्टेंट, प्लीज बी फोकस दैट ऑन इट। ठीक है, उसके बाद क्या है, दिस रूल अप्लाई नॉट ओनली, हाँ अगर आप जो है फाइंड करते हो, अगर वहाँ पे कोई नाउन नहीं है, कोई ऐसा प्रोनाउन है जिसका पॉजिटिव बन ही नहीं सकता, जैसे ईच, तो भी यहाँ जबरदस्ती है ना, मत लगाओ ये ऐसा कोई वर्ड नहीं होता है। ठीक है, यानी कि ज़रूरी नहीं है कि आप जेरेंड से पहले लगाओगे ही कोई पॉजिटिव केस ऑफ नाउन या एडजेक्टिव। अगर वहाँ पे रिक्वायरमेंट नहीं है, कोई ऐसा वर्ड है जिसका पोजेशन नहीं बन सकता, तो मत लगाओ। जैसे देयर इज़ नो पॉसिबिलिटी ऑफ ईच बीइंग राइट। ठीक है, ये यहाँ पे कोई ऐसा संभावना नहीं कि भाई सभी एक एक जो है क्या हो जाए, सही हो जाए। तो यहाँ पे बीइंग क्या है, जेरेंड है। मैंने आपको बता रखा है जेरेंड से पहले क्या आता है, पॉजिटिव केस आता है, बट आपको ये पता है भाई ईच का पॉजिटिव बनता ही नहीं है ना, ईच का अपॉस्ट्रोफी एस लगा ही नहीं सकते हो ना, इसका कोई पोजेशन होता है ना, जैसे माई हर हिज होता है, तो ईच का नहीं है तो मत लगाओ ना, खाम का क्यों टेंशन लेनी है। तो ज़रूरी नहीं है कि भाई आप खाम का जो है उसके बारे में सोचो। अगर जेरेंड से पहले कोई ऐसा वर्ड है जिसका पोजेशन बन सकता है तो बनाओ, नहीं तो रहने दो। नेक्स्ट, लेट अस लुक एट वन मोर एग्जाम्पल लिखा हुआ है। अच्छा, द बॉस डजंट एडमिट मी स्मोकिंग इन द ऑफिस। ये गलत क्यों हो गया बताओ? ये गलत इसलिए हो गया क्योंकि मैंने सिंपल सी बात है, मैं आपको बताया है जेरेंड से पहले क्या लगाओगे आप, जेरेंड से पहले लगाओगे आप पॉजिटिव एडजेक्टिव। ठीक है, ऑब्जेक्टिव केस ऑफ अ प्रोनाउन नहीं लगाओगे। अब पता है कभी कभार ऐसा सेंटेंस से ही देख लो, सेंटेंस से समझ में आ रहा है कि भाई ये गलत क्यों है। पहला वाला गलत इसलिए है क्योंकि पहले वाले को बता रहा है कि भाई बॉस मेरे को परमिशन नहीं देते हैं, मेरे को परमिशन नहीं देते हैं ऑफिस में। ठीक है, एक्चुअली वो मेरे को परमिशन तो दे रहे हैं ऑफिस में, लेकिन मेरी स्मोकिंग को नहीं दे रहे हैं, तो इसलिए ये वाला सेंटेंस बता रहा है मेरे को परमिशन नहीं दे रहे हैं, लेकिन मैं तो आ सकता हूँ ऑफिस के अंदर, तो इसलिए गलत हो गया है। माई स्मोकिंग, मेरा आना बंद नहीं है, मेरी स्मोकिंग बंद है। बॉस डज नॉट एडमिट माई स्मोकिंग, मेरी स्मोकिंग एडमिट नहीं है ऑफिस में, मेरा तो है आना, एडमिट होना बनता है ऑफिस में। ठीक है, तो समझने की कोशिश करोगे ना, समझ में आ जाएगा कि भाई क्यों वो सेंटेंस पर्टिकुलर गलत हो गया है, तो आप ये वाला रूल फॉलो करोगे। उसके बाद है, इन एडिशन टू दिस इफ अ नाउन यूज इन द पैसिव सेंस, अगर कोई पैसिव सॉरी पैसिव वर्ब आती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है और वहाँ पे पैसिव फॉर्म होगा, तो वहाँ पे भी आपको किसका यूज़ नहीं करना है, आपको पोजेशन का यूज़ नहीं करना है। जैसे देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ डैनियल या डैनियल्स बीइंग क्वेश्चनड, कि भाई एक पॉसिबिलिटी, संभावना हो सकती है कि डैनियल से सवाल पूछा जाए जाए जाए, मतलब उसके ऊपर काम होए, यानी कि पैसिव वॉइस। तो पैसिव वॉइस अगर आएगा तो आपको क्या ध्यान रखना है, आपको ध्यान रखना है कि भाई वहाँ पे जेरेंड से पहले ये नहीं आएगा, क्या नहीं आएगा, पोजेशन नहीं आएगा, अगर वहाँ पे नाउन है। अब मैंने आपको बता रखा है कि भाई जेरेंड से पहले अगर कोई नाउन होगा तो पॉजिटिव केस में होगा, अपॉस्ट्रोफी एस के साथ होगा। लेकिन अब मैं आपको ये बता रहा हूँ कि अगर पैसिव सेंटेंस आ जाए, पैसिव सेंस निकल जाए, ठीक है, पूछा जाना,
काम करना नहीं, काम करवाया जाना, काम करा जाना, ये वाला पैसिव टेंस आ जाए तो उस केस में आप बेशक नाउन हो वहाँ पे, नाउन के साथ भी अपॉस्ट्रोफी एस नहीं लगाओगे, सिंपल लिखोगे आप किसी भी नाउन को अगर वहाँ पे जेरंड का यूज़ है और पूरा सेंटेंस पैसिव सेंस को शो कर रहा है, इंडिकेट कर रहा है। ठीक है, आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ जाते हैं फिर। अब रिलेशन बिटवीन द जेरंड एंड द इन्फिनेटिव, ठीक है, बहुत ही सिंपल है। मैंने आपको बता रखा है कि जेरंड और इन्फिनेटिव का दोनों का एक ही काम है, लेकिन थोड़ा सा स्ट्रक्चर डिफरेंट है। ठीक है, इन्फिनेटिव क्या होता है, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के रूप में होता है, और जेरंड क्या होता है, वर्ब प्लस आईएनजी की फॉर्म में होता है। दोनों का काम एक ही है, बोथ ऑफ देम एक्ट एज अ वर्बल नाउन, नाउन की तरह काम करते हैं, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, ये सब मैंने आपको बता चुका हूँ, दोनों के कॉमन यूजेस हैं। अब रिलेशन क्या है इसमें, रिलेशन यही है कि दे आर इंटरचेंजेबल, यानी कि इनको इंटरचेंज किया जा सकता है एक दूसरे से। जैसे कुछ वर्ब्स है, ठीक है, ये वर्ब्स बहुत जरूरी हैं बिकॉज दे कैन बी आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन, दे आर नॉट वेरी डिफिकल्ट, दे आर वेरी कॉमन, सो यू कैन रिवाइज देम, यू कैन अंडरस्टैंड देम, यू कैन कीप देम इन योर माइंड। ठीक है, सो ट्राई टू लर्न देम। ठीक है, तो ये सारी वो वर्ब्स है जो जेरंड के साथ भी आ सकती है, यानी कि वर्ब की प्लस फर्स्ट फॉर्म आईएनजी के साथ भी आ सकती है, और टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इन्फिनेटिव के साथ भी आ सकती है। जैसे एग्जांपल देख लो, यहाँ पे मैंने सींग उठा लिया, सींग है यहाँ पे कहीं सी, मैंने यहाँ पे सी उठा लिया, सी भी होगा इसमें। ठीक है, सीइंग इज बिलीविंग, ये भी सही है, जब मैंने जो है किसका यूज़ करा है, जेरंड का यूज़ करा है। टू सी इज टू बिलीव, ये भी सही है, जब ये मैंने यहाँ पे भी और यहाँ पे भी इन्फिनेटिव का यूज़ करा है। ठीक है, दोनों सही है। तो यानी कि कुछ वर्ब्स, कॉमन वर्ब्स ऐसी हैं जो दोनों के साथ आ जाती हैं। उसके बाद स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, ठीक है, तो ये भी सही है, जब यहाँ पे मैंने स्मोकिंग जेरंड के फॉर्म में यूज़ करा है, या टू स्मोक लिख दो इन्फिनेटिव के फॉर्म में, टू स्मोक इज इंजूरियस टू हेल्थ, ये भी सही है। ठीक है, उसके बाद ही हेट्स ईटिंग बर्गर, ये भी सही है, ही हेट्स टू ईट बर्गर, ये भी सही है। ठीक है, तो भाई आपको ध्यान रखना है, कुछ वर्ब जैसे हेट है, हेट के बाद जेरंड भी आ गया, इन्फिनेटिव भी आ गया। ठीक है, तो ये कुछ वर्ब्स आपको रेपिटेशन में मिलेगी, बार बार यही पूछा जाता है, और कुछ है नहीं उनके पास एग्जामिनर के पास पूछने के लिए, तो यही सब उठा के पूछते रहते हैं कंफ्यूज करने के लिए बच्चों को। तो आपके सामने मटेरियल रख दिया है, पढ़ लेना, है ना। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। आई थिंक दिस इज द लास्ट स्लाइड ऑफ टुडेज सेशन। वुड प्लस, हाँ, वुड के साथ लव आता है, लाइक आता है, प्रेफर आता है, हेट आता है, तो उसके साथ हमेशा आपको इन्फिनेटिव का यूज़ करना है। किसका यूज़ करना है, इन्फिनेटिव का यूज़ करना है। ठीक है, वुड के फ्रेज के साथ कभी भी जेरंड का यूज़ मत करना। जैसे अगर सपोज करो मैं बोलता हूँ कि भाई तुम मेरे साथ चलना पसंद करोगे, वुड यू लाइक टू गो विद मी होगा, ना कि वुड यू लाइक गोइंग विद मी, सिंपल। ठीक है, तो आई वुड लाइक टू हैव अ कप ऑफ टी, मैं एक चाय का कप नहीं, हाँ मतलब एक कप चाय पीना पसंद करूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आया है, टू हैव आया है। अगर मैं यहाँ पे हैविंग करता ना, हैविंग जेरंड लगाने की कोशिश करता, गलत हो जाता, है ना। शी वुड प्रेफर टू विजिट दिल्ली, ठीक है, वो जो है दिल्ली विजिट करने को सोच रही है, प्रेफर करेगी। एंड विद दिस अवर जेरंड इज कम्प्लीटेड, है ना। तो जेरंड इतना लंबा सेशन होने के बावजूद कंप्लीट कर दिया है हमने बहुत ही जल्दी। क्यों कंप्लीट कर दिया, बिकॉज सारे यूजेस हो गए कंप्लीट, सिंपल सी बात है। तो हमारे सेशन में जैसा कि हम वर्ब्स कंटिन्यू कर रहे हैं, तो वी कंप्लीटेड इन्फिनेटिव्स, वेयर इन्फिनेटिव्स एंड जेरंड्स, एंड नेक्स्ट टाइम वुड बी डूइंग व्हाट, वी वुड बी डूइंग पार्टिसिपल्स। ठीक है, तो तीन तरह के पार्टिसिपल्स होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड परफेक्ट पार्टिसिपल्स। वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज बेस्ड ऑन देम क्वेश्चंस विल बी आस्क्ड इन योर एग्जामिनेशन। ठीक है, तो यू हैव टू इग्नोर नथिंग। ठीक है, वॉट एवर आई एम टीचिंग यू राइट नाउ, सो दे आर मोर देन अप्रोप्रिएट, है ना, तो इस बात को ध्यान रखना। और बस आज के लिए इतना ही। अब हम मिलेंगे कब, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में विद अ डिफरेंट टॉपिक इन वर्ब्स ओनली। एंटिल देन व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड, बी फोकस्ड एंड बी केयरफुल एंड हैव फन एंड डू व्हाटएवर यू वांट टू डू। बाय बाय, टेक केयर एंड सायोनारा।